आज जिस मर्डर मिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ना, यकीन मानिए इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यहां हुआ क्या था। क्योंकि आज तक इस मर्डर मिस्ट्री को कोई सुलझा नहीं पाया है कि आखिर बॉय इन द बॉक्स नाम के उस केस में कौन मर्डरर था और ये विक्टिम खुद कौन था। जब विक्टिम की पहचान ही नहीं हो पाई तो मर्डरर को हम कहां ही ढूंढें। सब कुछ बताऊंगा उस केस के बारे में आपको, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और यार दोस्तों, पॉडकास्ट 6 वीडियो यानी कि 6ठी वीडियो आ चुकी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप प्लीज उसे जाकर जरूर देख लेना। बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस स्टोरी मैंने बनाई है, सो प्लीज आपकी तरफ से क्लिक हो जाना चाहिए यहाँ नीचे लिंक पर भी और वहां के सब्सक्राइब बटन पर भी जल्दी। फरवरी 1957 के बीच में फिलाडेल्फिया, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है और उसी के ही बराबर में जंगलों का बहुत बड़ा इलाका बसता है, और इसी जंगल से एक शिकारी गुजर रहा था। उसने अपने इस जंगल में बहुत सारे जाल लगा रखे थे, मतलब कि वो जो आपने देखा ही होगा हुक वगैरह लगा रखे थे ताकि कोई जानवर वहां फंस जाए। और फाइनली 20 फरवरी 1957 के आसपास उसके जाल में कुछ हलचल हुई और वो उसे चेक करने के लिए वहां गया। चेक करने के लिए जैसे ही वो जा रहा था तभी उसे बीच में ही एक कच्चा रास्ता जो वहां बना हुआ था जहां से गाड़ियां तक आ जा सकती थी, उस कच्चे रास्ते के बिल्कुल बराबर में उसे एक डब्बा पड़ा हुआ दिखाई दिया। अब उस शिकारी का ध्यान अपने शिकार से हटकर उस डब्बे पर आ गया क्योंकि उस डब्बे के अंदर एक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। अब उसने वो लाश देखी लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जस्ट सोचा कि कौन इन सब के चक्करों में पड़ेगा, लाश ऐसे ही पड़ी है, पड़ी रहने दो, हमें क्या लेना है। वो जस्ट वहाँ से साइड हुआ और अपने जाल को जाकर देखने लगा और अपने जाल को संभाल कर अपने शिकार को वहाँ से पकड़ कर निकल गया। जिसके बाद दिन आया 25 फरवरी 1957 का, जब 2 व्यक्ति जो अपनी गाड़ी लेकर उसी कच्चे रास्ते से जा रहे थे तभी उनको एक खरगोश के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो उनको लगा कि खरगोश जरूर मुसीबत में है तो क्यों ना उसकी मदद की जाए, उसे आज़ाद करवाया जाए। उन्हें पता था कि यहाँ शिकारी बहुत घूमते हैं तो हो सकता है वो गलती से किसी शिकारी के जाल वगैरह में फंस गया हो। तो उन्होंने जस्ट वहाँ गाड़ी रोकी और वो भी अब अपने जो खरगोश थे उसको ढूंढने लगे। तो खरगोश को ढूंढते ढूंढते उनके सामने भी वो डब्बा आया और उस डब्बे के अंदर एक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखते ही वो भी हैरान हो गए क्योंकि उस डब्बे के अंदर जो लाश थी ना वो बच्चे की, उसका सिर और कंधे बाहर थे और इसके अलावा उसके शरीर पर एक कंबल लपेटा गया था और वो कंबल समेत ही उस डब्बे के अंदर डालकर उस डब्बे को ऐसे फेंका हुआ था। उनके माइंड में भी आया कि ये लड़का आखिर है कौन, लेकिन वो किसी फालतू की बसड़ में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या ही करेंगे हम किसी को बताकर, दुनिया मरती है, ये भी मर गया होगा, छोड़ो यार। वो वापिस अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल लिए। लेकिन अगले दिन यही 2 व्यक्ति जो इस गाड़ी से अभी अभी निकले थे, अगले दिन इन्हीं 2 में से एक बंदा रेडियो सुन रहा था और उस रेडियो पर इन्होंने वहां के लोकल चैनल से सुना कि एक 4 साल की लड़की है और वो गुम हो गई है और उसकी पहचान उन्होंने बताई। और ये जो सुनने वाला व्यक्ति था इन 2 गाड़ी में से, तो उसे लगा कि उसने जो कल देखा था शायद हो सकता है वो एक लड़की हो और ये वही लड़की हो जिसके बारे में अभी रेडियो के ऊपर बताया जा रहा है। तो उसने तुरंत पुलिस से कॉन्टेक्ट किया और बताया। सबसे पहले पुलिस ने पूछा कि तुमने 1 दिन तक इंतजार क्यों किया इस तरह की रिपोर्ट करने का। तो अब वो यहाँ पर अपने नंबर बनाने लगा। उसने कहा, जनाब मैं तो आपको कल ही बताने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस लाश के ऊपर 1 दिन तक नजर रखी जाए। और जनाब मैं तो छुपकर जंगल में उस लाश के ऊपर नजर रख रहा था कि कोई उसे लेने आता है या नहीं आता और आगे उस लाश के साथ क्या होता है। अगले दिन तो यानी कि आज तो मैं आपको बताने ही वाला था और जैसे ही मुझे पता लगा कि एक 4 साल की बच्ची भी गुम है, मुझे लगा कि ये वही हो सकती है, आप जाकर तुरंत देखिए। ऐसे ऐसे वो अपने नंबर वहां बनाने लगा। लेकिन पुलिस वहां गई और पुलिस को पता लगा कि ये जो लड़का है जो इस डब्बे के अंदर है वो तो ऑब्वियसली वो 4 साल वाली लड़की तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अब यहाँ पुलिस को एक नई लाश मिल चुकी थी इस लड़के की और अब इसके ऊपर छानबीन की जानी थी। खैर उस लड़की का चैप्टर क्लोज करते हैं क्योंकि अगले हफ्ते वहीं पास ही के घर में लड़की मृत मिलती है और उसकी जो मौत थी वो भूख से हुई थी। सोचकर देखिए, भूख से कोई व्यक्ति मर जाए कितना बुरा लगता है। कोई बीमारी आ जाए, कट जाए, फट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूख से जब मरता है ना कोई व्यक्ति, बहुत बुरा लगता है दिल से। खैर वो छोटी सी बच्ची 4 साल की वो मर गई थी भूख से। उसके जो फेफड़े जो थे, जो उस फेफड़ों की जो हड्डियां थी, ऊपर वाली पसलियां जिसे बोलते हैं, वो तक बाहर आ रही थी। उसको गिन सकते थे आप, इतनी उसकी हालत कमजोर थी। खैर अब पुलिस वालों ने उस बॉडी को अपने कब्जे में लिया और सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। अब वहाँ पर उसका कोई नाम तो रखना ही था, ऐसे अननोनली तो इस केस को कोई जान नहीं सकता था, तो पुलिस ने इसका नाम तब जॉन डो रखा।
जॉन डो के नाम से अब इस लड़के को जाना जाने लगा था और अब यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स जो थे वो इसके शरीर पर काम करने लगे और उन्होंने बहुत कुछ चीजें नोटिस करी। तो यहाँ सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस छोटे से बच्चे की मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से हुई थी। जी हाँ, इसके शरीर के ऊपर, इसके सिर के ऊपर खास 4 तरह के अलग अलग निशान देखे गए, जिनमें से 2 तो ताजा थे बिल्कुल और 2 बहुत पुराने थे। इन 2 जो ताजा वाले जो घाव थे, इनके अंदर से इसके पूरे शरीर का जो खून था ना वो निकाल लिया गया था। मतलब कि इसके शरीर के अंदर एक बूंद भी खून नहीं छोड़ा गया। इसके अलावा इसके जो पुराने घाव थे उनको देखकर लग रहा था कि इस लड़के के साथ बहुत लंबे टाइम से अत्याचार चलता आ रहा है और इस अत्याचार की एक और निशानी यहाँ ये थी कि ये लड़का भी भूखमरी का शिकार था। जी हाँ, इसकी हड्डियां इतनी बाहर साफ चमक रही थी कि आप उन्हें गिन लें एक एक करके उंगलियों पर। अब खुद आप सोच लीजिए कितना पतला होगा। बेशक इस छोटे से बच्चे ने कितना भी अत्याचार क्यों ना झेला हो, लेकिन इसकी कभी कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी थी। ये बात वहां के डॉक्टर्स ने तब कंफर्म कर दी थी और ये बात बिल्कुल सच भी थी। लेकिन जब इस बच्चे की बॉडी वहां पर जंगल में मिली, उस टाइम पर फिलाडेल्फिया में बारिश का मौसम चल रहा था और पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार बारिश चल ही रही थी रुक रुक कर, और इसी वजह से ये बारिश जो थी, इस पानी से इस बच्चे की बॉडी के आसपास जितने भी सबूत वगैरह थे वो सारे मिट गए और साथ ही इस बॉडी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। और इसी वजह से ये बात पता लगाना बहुत मुश्किल था कि असल में इस बच्चे की मौत कितने टाइम पहले हुई है। इसलिए सिर्फ एक रफली अंदाजा लगाया गया कि 26 फरवरी 1957 के दिन इस बच्चे की बॉडी मिली है, तो जरूर इसका जो मर्डर है वो तकरीबन 4 से 6 दिन पहले हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पुलिस थोड़े बहुत आसपास के और इसके शरीर पर मौजूद सबूतों पर ध्यान दे रही थी। सबसे पहले तो वो डब्बा, जिस डब्बे के अंदर इस बच्चे को रखा गया था मारकर। इसके अलावा उसके दोनों हाथ, यानी कि दोनों हाथों के जो पंजे थे, और इसके अलावा जो उसके पैरों के सोल से, यानी कि जो पैरों के जो तलवे थे, वो बहुत ज़्यादा खुरदुरे हो चुके थे। मतलब कि उनके ऊपर से खाल उतर रही थी और इसका साफ मतलब ये था कि मरने से पहले इस बच्चे को कहीं ना कहीं डुबा कर रखा गया था। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर्स को उसके शरीर के ऊपर कुछ दाग धब्बे मिले और जब उन दाग धब्बों की जांच अच्छे से की गई तो उनको यहाँ पता चला कि इस बच्चे ने मरने से कुछ ही मिनटों पहले उल्टी करी थी, जबकि पुलिस को उसके पेट के अंदर कुछ भी ऐसा पदार्थ नहीं मिला जो उसने खाया हो। यानी कि मरने से तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले उसने कुछ नहीं खाया था, तो फिर ये उल्टी उसके मुंह से कैसे निकली। अब यहाँ पुलिस जो थी, जो इसकी जांच कर रही थी इस केस की, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी और उनको लग रहा था कि लड़का ही तो है, इसकी पहचान ही तो करनी है, ये तो एक हलवा है, आराम से हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा लिया पर वो इस छोटे से बच्चे की पहचान नहीं कर पाए। पूरे जो स्टेट था फिलाडेल्फिया, उसके अंदर ब्रॉडकास्ट की गई, रेडियो के ऊपर बताया गया, सभी लोगों के घर जा जाकर इसकी फोटो दिखाई गई और पूछा गया कि क्या किसी का बच्चा गुम है या फिर क्या किसी ने इस बच्चे को पहले कहीं भी देखा है, तो हमारे पास आओ, हमें बताओ कि ये बच्चा आखिर है कौन। पर पुलिस का पूरा जोर लगाने के बाद भी उनको कोई लीड नहीं मिली जो ये साबित कर सके कि इस बच्चे की पहचान क्या थी। अब क्योंकि फिलाडेल्फिया में उनको कुछ नहीं मिला था, कोई सबूत नहीं मिला कि इस बच्चे की पहचान क्या हो सकती है, तो पुलिस ने पूरे यूएस के अंदर, जी हाँ लिटरली पूरे यूएस के अंदर इस बच्चे की कवरेज करी। सिर्फ वो चाहते थे कि कोई भी आकर इस बच्चे की पहचान करे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। पुलिस ने बताया कि जो भी इस बच्चे के ऊपर अत्याचार करता हो, उस व्यक्ति के बारे में कोई जानता हो तो उस व्यक्ति के बारे में ही हमें बता दे, हम उसकी पहचान गुप्त रखेंगे और जाकर उस व्यक्ति को झप लेंगे। लेकिन कोई सामने नहीं आया और लिटरली 4 करोड़ से भी ज़्यादा फ्लायर्स जो थे, यानी कि पैम्पलेट जो थे, वो पूरे अमेरिका में बांटे गए और कुछ नहीं हुआ। लिटरली कुछ नहीं हुआ, कभी इसकी पहचान हो ही नहीं पाई। जिसके बाद पुलिस ने इस जॉन डो के ही हाथों के निशान और पैरों के निशान लिए और आसपास के हॉस्पिटल्स और जो अनाथालय थे वहां गए और वहां पर जाकर इस बच्चे के जो पैरों और हाथों के निशान जो थे उनके रिकॉर्ड से मैच करने लगे कि कहीं ये बच्चा यहाँ से तो नहीं भागा हो, किसी हॉस्पिटल से भाग गया हो, किसी अनाथालय से भाग गया हो। लेकिन जॉन डो के जो पैर हाथों के निशान थे वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थे। पुलिस का वहाँ खुद डाटा होता है देश के लोगों का, लेकिन उस डाटा के अंदर भी कोई निशान मैच नहीं हुए इस लड़के से। जिसका मतलब यहाँ साफ यही था कि ये बच्चा जो था वो घर पर ही पैदा हुआ होगा और इसकी माँ ने कभी भी इसे बाहर या तो रजिस्टर ही नहीं करवाया, मतलब कि गवर्नमेंट के सामने जाकर, यानी कि इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनवाया, या फिर इसके जो फिंगरप्रिंट्स वहाँ देने पड़ते हैं वो भी नहीं दिए। खैर ये तो बातें थी कि उसकी पहचान नहीं हो पाई, जो आज तक एक पूरी तरह से रहस्य ही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम क्राइम सीन की कि वहाँ क्या क्या मिला।
तो सबसे पहली बात, इस बच्चे के हाथ के अंदर बहुत सारे लंबे लंबे बाल मौजूद थे ब्राउन कलर के, और इस लड़के के वो बाल नहीं थे। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि वो बाल किसके थे। इसके अलावा जिस डब्बे के अंदर इसकी लाश मिली थी वो डब्बा कहाँ से आया। इसके अलावा जिस कंबल के अंदर इसकी लाश को लपेटा गया था वो कंबल किसका था। तो यहाँ ये 3-4 चीजें ऐसी थी जो पुलिस को इस केस के अंदर ब्रेक थ्रू बनी और पुलिस को बहुत आगे तक लेकर गई इस केस में। तो पुलिस ने उस डब्बे के ऊपर लिखे सीरियल नंबर से पहचान लिया कि ये डब्बा आखिर कहां से आया है। जी हां, पुलिस को पता चला कि इस फिलाडेल्फिया के ही क्षेत्र में एक जेसी पेनी नाम का स्टोर है और इस स्टोर के अंदर से ही इस डब्बे को बाहर निकाला गया था। तो पुलिस उस जेसी पेनी वाले स्टोर पर पहुंची और स्टोर वालों से बात करी, जबकि उन्होंने बताया कि ये डब्बा उन्होंने हो ना हो पिछले साल 26 दिसंबर से लेकर अगले साल 15 जनवरी तक, यानी कि 15 जनवरी 1957 के बीच में कभी ना कभी बेचा होगा। सो इन 20 दिनों के बीच में डब्बा कभी ना कभी बिका है, हमारे रिकॉर्ड्स यही बोल रहे हैं। जिसके बाद उन्हीं स्टोर वालों ने बताया कि इस डब्बे के अंदर जो चीज थी एक टब सादा छोटा था बच्चों के नहाने वाला, और ऐसे उन्होंने 12 टब बेचे थे टोटल उस टाइम पर। तो पुलिस को इन 12 लोगों को ही तो ढूंढना था, इजी था। लेकिन पुलिस ने पूरा जोर लगा लिया कि ये डब्बा किसने खरीदा था, पर पुलिस को सिर्फ 8 लोग ही मिले जिनको पुलिस ट्रेस कर पाई कि इन्होंने ये उस टाइम पर जेसी पेनी स्टोर से ये टब खरीदा था। बाकी के 4 आज तक पुलिस को पता नहीं चला कि किन्होंने वो डब्बा खरीदा था। अगर पता चल जाता तो हो सकता था कि जरूर इस बच्चे की पहचान हो जाती, लेकिन नहीं पता चल पाया। अब यहाँ पुलिस को इस केस के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी थी। उन्होंने इसे अपनी इज्जत पर ले लिया कि इस केस को तो सुलझाना ही है, और इसके लिए उन्होंने अलग अलग अमेरिका के स्टेट से पुलिस को बुलाया और तकरीबन 270 पुलिस वाले उस क्राइम सीन को, जिस जंगल में यहाँ पर ये मिला था, बच्चा मिला था, उस जगह को छानने वाले थे। और कमाल की बात ये थी कि 270 पुलिस वालों ने मिलकर 3 और चीज़ें ढूंढी, और अब उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, उन्होंने वहाँ पर उस जंगल में एक टोपी जो कि नीले रंग की थी, एक स्कार्फ यानी कि जो बच्चे जो स्कार्फ डालते हैं धूप वगैरह से बचने के लिए, पढ़ना हम जिसे बोल सकते हैं, वो वहाँ पर मिला। और इसके अलावा एक रुमाल मिला था जिसके कोने पर जी लिखा हुआ था, बड़ा सारा जी लिखा था। अब यहाँ 3 चीजें और पुलिस को मिल चुकी थी जो इस केस से जुड़ी हो सकती थी। लेकिन इन तीनों चीजों में से पुलिस का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था ना, उस टोपी के अंदर था, नीले रंग की टोपी में, क्योंकि उसके ऊपर टोपी बनाने वाला जो स्टोर था उसका पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ था और नाम भी लिखा हुआ था, जो बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता था। उसके ऊपर लिखा था रॉबिन्स हैंडमेड कैप। तो पुलिस को अब यहाँ इस रॉबिन को तो ही ढूंढना था। तो पुलिस ने ढूंढते ढूंढते उस कैप बनाने वाले स्टोर को ढूंढ लिया और सीधा उसके मालिक से जाकर मिली। उसकी मालिक एक लड़की थी और उस लड़की से पूछा कि आपकी दुकान से ये टोपी कब बनाई गई थी। तो उसने बताया कि तकरीबन 3 महीने पहले, इस सीरियल नंबर के हिसाब से तकरीबन 3 महीने पहले हमने बनाई होगी। तो पुलिस ने कहा और याद करो कि ये टोपी किसके लिए बनाई थी। तो उस लड़की ने कहा कि इस टोपी को जिसके लिए मैंने बनाया था उसको मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल नया था इस इलाके में। उसकी उम्र तकरीबन 26 साल से 30 साल के बीच में होगी और वो हमेशा अपनी जो गर्दन है वो उसे नीचे झुका कर रखता था। उसने एक बार भी इस टोपी को पहनने के बाद भी अपनी गर्दन उठाकर नहीं देखा। तो मुझे बहुत अजीब लगी थी, लेकिन खैर मैंने तो अपने पैसे लिए और जस्ट उसको टोपी दे दी और वो यहाँ से चला गया। उसके बाद वो आदमी इस इलाके में कभी नहीं दिखा, जिसके बाद पुलिस ने उस टोपी को अलग अलग आसपास के 100 दुकानों के ऊपर और दिखाया और पूछा कि क्या ये टोपी पहना हुआ व्यक्ति कभी तुमने कहीं देखा है क्या, लेकिन किसी का जवाब हाँ में नहीं आया। अब यहाँ पुलिस के हाथ हमेशा खाली लग रहे थे और पुलिस अब थक चुकी थी इस बच्चे की पहचान को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जिसके बाद अब टाइम हो चुका था कि बच्चे की लाश का अंतिम संस्कार किया जाए। इतने टाइम तक उसे ऐसे बाहर नहीं रखा जा सकता। जिसके बाद वहीं के एक पास ही के कब्रिस्तान के अंदर इस बच्चे की लाश को दफनाया गया और इस बच्चे की लाश का अब कोई नाम नहीं था। जॉन डो भी नहीं लिख सकते थे, तो असली यहाँ पर लिखना था, इसलिए यहाँ पर इसका जो उस ग्रेव स्टोन था उसके ऊपर लिखा गया हेवनली फादर प्लीज ब्लेस दिस अननोन बॉय। अब यहाँ पर एक ब्रिस्टो नाम का जो डिटेक्टिव था उसने इस केस के अंदर पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया और इस केस के ऊपर काम किया। जी हाँ, सबसे पहले डिटेक्टिव वही थे जो इस केस के ऊपर काम करने लगे थे और उन्होंने दिलो जान से इस केस के ऊपर काम किया। यकीन मानिए सबसे पहली उनकी टैक्टिक थी कि वो क्यों ना इस लड़के के बारे में एक गलत खबर अखबार में छपवा दें और कहें कि इस लड़के की जो मौत हुई थी वो एक एक्सीडेंट से हुई थी, जरूर इसकी जो टक्कर वगैरह थी किसी से हो गई होगी, और क्योंकि इसके माता पिता इसके अंतिम संस्कार का खर्चा नहीं उठा सकते थे इसलिए उन्होंने इसे ऐसे जंगल में डंप कर दिया।
अब ये खबर उन्होंने अखबार में छपवा दी और लोगों के माइंड में बैठ गया कि इस बच्चे का मर्डर नहीं हुआ बल्कि एक नॉर्मल सी एक्सीडेंट थी ये तो। लेकिन यहाँ उनकी ये टैक्टिक काम नहीं आई। उनको लग रहा था कि लोग अब सामने आएंगे और बोलेंगे कि नहीं 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 ये तो मर्डर है, हमें पता है कि किसने किया है। लेकिन कोई सामने नहीं आया। जस्ट वो लोग जो थे इस खबर को पढ़कर अपने अपने घर बैठ गए। डिटेक्टिव ब्रिस्टो पूरे अमेरिका में घूम रहा था इस बच्चे का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ एक मास्क बनाकर, जी हाँ उन्होंने इसका एक मास्क तक बना लिया था और पूरे अमेरिका में घूम घूम कर लोगों को दिखा रहा था कि किसी ने इस मास्क जैसे चेहरे वाले लड़के को देखा है क्या, अगर देखा हो तो प्लीज़ सामने आए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कहीं ऊपर से ही गिरा हो, जरूर इंसान ने ही इसे पैदा किया होगा और उस इंसान को ही तो ढूंढना है, क्यों नहीं सामने आ रहे हो। जिसके बाद टाइम बीतता गया और बीतते बीतते 30-40 साल बीत गए और समय आया नवंबर 1998 का। अब तक यहाँ पुलिस को लग रहा था कि ये केस जो है वो बंद कर देना चाहिए, लेकिन एक अंतिम कोशिश और कर लेनी चाहिए इस बच्चे को पहचानने की। अब 1957 में बच्चा मिला था। उस टाइम पर डीएनए वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी नहीं थी। ऑब्वियस सी बात थी, उस टाइम पर लोगों को नहीं पता था कि डीएनए होता क्या है। लेकिन 1998 में तो लोगों को पता था और डीएनए मैच वगैरह भी वो कर सकते थे। इसलिए एक बार फिर से सरकार से परमिशन लेकर जॉन डो की कब्र जो थी उसको खोदा गया और उसके जो कंकाल में जो दांत बचा हुआ था उस दांत को बाहर निकाला गया और उस दांत से डीएनए लिया गया और उस डीएनए को अमेरिका के डाटाबेस से मैच किया गया कि कहीं ना कहीं इस बच्चे का कोई कनेक्शन मिल जाए। यकीन मानिए इस लड़के से अकेला बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। इतनी तगड़ी सर्च इसकी की जा चुकी थी, डीएनए तक मैच किया गया, लेकिन वो किसी के साथ मैच नहीं हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का आखिर टपका कहाँ से था। क्या ये ऊपर से गिरा था? नहीं, कोई इंसान ही छोड़कर गया होगा। तो उस इंसान का कोई डाटाबेस पुलिस के पास, गवर्नमेंट के पास, देश के पास क्यों नहीं था। खैर अब की बार फिर से इसकी ग्रेव को बंद किया गया, इसकी कब्र को बंद किया गया और अब की बार फिर से एक नया ग्रेव स्टोन उसके ऊपर लगाया गया जिसके अंदर लिखा गया अमेरिकाज अननोन चाइल्ड। अब और समय बीता और 2016 आ गया। यकीन मानिए समय तक आते आते ये केस बहुत बार बंद हुआ और बहुत बार ओपन किया गया। और अब की बार जब इसे फिर से ओपन किया गया तो यहाँ पुलिस ने एक बहुत बढ़िया सा इसके चेहरे को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया और बढ़िया सी तकनीक के साथ इसका शरीर फिर से बनाकर दुनिया के सामने एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो रखी और कहा कि देखिए ये लड़का था वो, और अब अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए, क्योंकि अब तक तो जिसने इसको मारा होगा वो खुद भी मर चुका होगा, तो अब तो बता दो यार कम से कम कि ये लड़का था कौन। लेकिन तब भी कोई सामने नहीं आया। पुलिस ने इसकी डिस्क्रिप्शन बताई कि इसकी उम्र 4 से 6 साल की होगी, यानी कि ये हो सकता है कि 1952 से लेकर 1954 तक कभी पैदा हुआ हो। किसी को नहीं पता कि ये बच्चा था कौन। लेकिन एक बात यहाँ ये पक्की थी कि ये बच्चा बहुत तगड़ा भूखमरी का शिकार था। हो सकता है इसे हफ्ते में 2-3 बार ही खाने के लिए कुछ दिया जाता हो, वरना वो भी नहीं। लेकिन इस बच्चे से काम पूरा लिया जाता था, ऐसी इसकी हड्डियां दर्शा रही थी। अब यहाँ पर पुलिस का ध्यान उन बालों के ऊपर गया जो उसके हाथ में मिले थे ऑन द स्पॉट, यानी कि क्राइम सीन पर उसके हाथ में जो मिले थे। उन बालों से भी डीएनए लिया गया, लेकिन वो डीएनए भी बिल्कुल इसी की तरह एक रहस्य ही था। वो डीएनए इससे मैच नहीं करता था, लेकिन वो किसी से भी मैच नहीं किया जैसे इसका नहीं किया। वो दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। अब पुलिस फिर से हाथ खाली पुलिस के कि ये बाल किसके थे। जरूर इन बालों का जो लिंक है वो इस बच्चे से हो सकता है, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला। और तब के टाइम ही पुलिस को पता चल चुका था कि इस बच्चे के ऊपर सर्जरी वगैरह भी की गई है। जी हाँ, हमारी जो एडी होती है पैरों की, उसके जो साइड में यानी कि टखने के नीचे इसके एक लंबा सा कट लगा हुआ था और इस कट को देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई पाइप या फिर कोई स्ट्रॉ टाइप कुछ डाला गया हो, क्योंकि उसके अंदर खड्डा बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उस खड्डे के अंदर से इसके पैरों से सारा खून बाहर निकाला गया हो। सोचकर देखिए एक छोटे से बच्चे के साथ आखिर क्या क्या किया गया था। अब यहाँ पुलिस के हाथ खाली थे तो ऑब्वियसली जो खाली बैठे लोग हैं मेरे जैसे, वो अपनी थ्योरीज तो बनाएंगे ही, काम कैसे चलेगा वरना। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी सामने आई और इन थ्योरीज को मैं आपको बताता हूँ कि इस केस में आखिर क्या हुआ होगा, क्या हो सकता था। सबसे पहली जो सबसे फेमस थ्योरी है वो ये कि जॉन डो नाम का जो लड़का था, हमारा मिस्टीरियस लड़का, वो एक छोटी सी बच्ची की ही पैदाइश थी। जी हाँ, फॉस्टर होम, यानी कि जो इस क्राइम सीन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर का एक इलाका है, वहाँ पर एक छोटा सा घर पुलिस को मिला तलाश करते हुए और उस घर के अंदर एक 16-17 साल की बच्ची रहा करती थी। और जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर घुसी उस घर की जांच करने के लिए, तो वो भी हैरान हो गई। क्यों? यहाँ पर बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला तो पुलिस को यहाँ पर वो टब मिला जो उस डब्बे के अंदर रखा हुआ था, यानी कि वो जो डब्बा जेसी पेनी ने बेचा था, उस डब्बे के अंदर जो टब था वो टब वहाँ पर पुलिस को मिला, जिसके अंदर
बच्चों को नहलाया जाता था। लेकिन अब क्योंकि उस टब के ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं था, डब्बे के ऊपर तो था लेकिन उस टब के ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं था, ना ही कोई कंपनी का नाम था। लेकिन हाँ, पुलिस को पता था कि ये टब जो है वो जेसी पेनी ने बनाया है, लेकिन अब कोई सीरियल नंबर नहीं है तो वो उस टब की पहचान कर ही नहीं सकते। दूसरा, जिस कंबल में जॉन डो को लपेट कर उस डब्बे के अंदर रखकर जंगल में फेंका गया था, वो कंबल पुलिस ने अच्छे से देखा और बिल्कुल वही सेम कंबल अब यहाँ पुलिस को इस घर के अंदर मिला, इस लड़की के पास से। तो यहाँ हो सकता था कि इस लड़की ने ही इस बच्चे का मर्डर करके यहाँ से फेंक दिया हो, लेकिन पुलिस ये इस बात को प्रूफ नहीं कर सकती थी। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे कि ये चीज़ हो सकती थी। यहाँ ये जो लड़की थी इसका नाम एना मरी था। अब आप पूछेंगे कि ये लड़की अकेली तो पैदा कर नहीं सकती, इसका कोई बाप भी तो होगा। तो यहाँ एना मरी का जो रियल बाप था, यानी कि असली बाप जो एना मरी का था, उसी ने अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाए और उसी की पैदाइश शायद ये जो हमारा जॉन डो है वो हो सकता था। क्योंकि अब उस टाइम पर डीएनए वगैरह नहीं मैच किया जा सकता था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम पर ये मैच ही नहीं कर पाए और बाद में इन दोनों की भी मौत हो गई, तो इनका भी खेल खत्म ही समझो। जॉन डो यहाँ पर मरने वाला पहला बच्चा नहीं था एना मरी का। एना मरी ने कन्फेस किया कि उसके 3 बच्चे पहले ही मर चुके थे। उसने 3 बच्चों के मरने का तो कन्फेस कर लिया था। जी हाँ, आप सोच कर देखिए, 16-17 साल की लड़की है वो, और उसने पहले ही अपने 3 बच्चों को तो खो दिया है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जी हाँ, उसके 3 बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और तीनों की एक साथ मौत हुई थी। इसके अलावा उसने चौथा यानी कि इस जॉन डो को अपना मानने से इनकार कर दिया था। तो पहली ये थ्योरी है कि हो सकता है एनी मरी का ही ये बच्चा हो और वो जस्ट मर्डर के चार्जेस ना लगे उसके ऊपर, इसलिए वो इस बात से इनकार कर रही हो। मेरी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है ये बच्चा मानव तस्करी का शिकार हुआ हो। जी हाँ, उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी बच्चों की जो तस्करी है वो बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। बहुत बड़ी मार्केट है ये इंडस्ट्री। यकीन मानिए, छोटे से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक, बड़े बड़े इंसानों की ही तस्करी लोग कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और उनको वो बेच खाते हैं। और हो सकता है यहाँ पर जॉन डो की भी तस्करी की गई हो और यहाँ पर उससे अच्छी तरह काम लेने के बाद, 2 या 3 सालों तक काम लेने के बाद, जब इसके मालिक को लगा होगा कि ये अब उसके काम का नहीं रहा, तो उसने जस्ट उसको मारा और फेंक दिया। उसके शरीर के ऊपर पुराने भी चोटों के निशान थे। तो इस बात से ये और ज़्यादा कंफर्मेशन मुझे लग रही है कि हो सकता है इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। इसके अलावा तीसरी जो थ्योरी थी वो एक बाइक वाला बंदा वहाँ से जो गुजर रहा था वो सामने लेकर आया। जी हाँ, एक मोटरिस्ट जो उस इलाके से, उस जंगल से होकर, उसी कच्चे रास्ते से होकर आगे जा रहा था, उसने पुलिस को बताया कि जब वो 4-5 दिनों पहले जब यहाँ से जा रहा था तब एक लंबी सी गाड़ी वहाँ पर रुकी हुई थी और उसके अंदर एक जोड़ा बैठा हुआ था और वो जोड़ा बाहर खड़ा होकर लड़ रहा था। और जैसे ये मोटरिस्ट जो था यानी कि बाइक वाला जो था वहां पहुंचा तो उसको लगा कि जरूर इनकी यहाँ गाड़ी वगैरह खराब हो गई है और हो सकता है कि इनको मदद की ज़रूरत हो और मैं ये कर दूं। तो बाइक वाला वहाँ पर रुका और उस कपल से बात करने लगा कि क्या हुआ है बताओ। तो वहाँ उस कपल ने अपनी लड़ाई तो छोड़ दी और उस बाइक वाले के साथ लड़ने लगे कि तुझे क्या मतलब है, हमारी ज़िंदगी है, हम क्या ही करें। अब यहाँ पर बाइक वाला भी सोचने लगा कि अजीब आदमी है यार, मैं तो यहाँ उसकी मदद करने के लिए रुका हूँ और ये मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हैं उल्टे। खैर, मरते रहो, मुझे क्या है। तो वो साइड में से अपनी बाइक लेकर निकल गया। तो हो सकता है यहाँ पर कि उस जोड़े ने वहाँ अकेला होने का इंतज़ार किया हो, सबके शांत होने का इंतज़ार किया हो और तब अपनी गाड़ी में से इस बच्चे को निकाल कर फेंका हो। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर वो गाड़ी लेकर खड़े थे जहाँ पर ये बच्चा जंगल में मिला था। लेकिन एक और यहाँ पर एक पॉपुलर स्टोरी अभी हाल ही में निकल कर सामने आई थी। जी हाँ, एक आदमी जिसने बताया कि उसकी दादी जिस टाइम पर न्यू जर्सी में रहा करती थी और उनके 2 बच्चे हुआ करते थे, एक लड़की और एक लड़का। उन दोनों को वो बैठाकर अपनी दुकान से किसी काम से गई थी और जब वो वापस अपनी दुकान पर आई तो उनको वहाँ पर दोनों ही बच्चे गायब मिले। ढूंढने पर उनकी लड़की तो मिल गई लेकिन उनका जो बेटा था स्टीवन वो कहीं नहीं मिला। और ये बात है 1956 की। और जब 1957 में पुलिस ने इस बच्चे की जो फोटोज थी वो रिलीज़ करी पब्लिकली तो उस महिला को लगा कि हो सकता है यही उनका बच्चा हो, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ यहाँ मैच हो रही थी। आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल लग रहा है कि ये वही है। लेकिन उस महिला से जब उस टाइम पर पूछा गया था कि क्या ये तुम्हारा ही बेटा है, तो उसने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो मेरा नहीं है। तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर भी हम शायद आगे काम नहीं कर सकते जब अगली नहीं मानने से मना कर दिया तो, और अब वैसे भी वो तो जिंदा ही नहीं है। तो ये था वो केस बॉय इन द बॉक्स का। ये बहुत डिमांडेड केस था। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि बॉय इन द बॉक्स, बॉय इन द बॉक्स। तो ये था बॉय इन द बॉक्स। यार, इस केस से जुड़ी हुई
एक छोटी सी रील और फैक्ट्स की जो रील्स हैं वो मैं अब डालनी शुरू करने वाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज़ यार वहाँ फॉलो कर दो। 50,000 पूरे हो चुके हैं, अब 60,000 चाहिए मुझे, जल्दी से पूरे कर दो यार। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट द मिस्टीरियस गर्ल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट से वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।